स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट परीक्षा गुरुकुल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड टीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट CDP जीके। लगभग दोस्तों हम 30 प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे भी पहले जो है वीडियो अपलोड हुआ है दोस्तों, उन्हें भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि देखिए आपका झारखंड टीटी एग्ज़ाम में दोस्तों प्रश्न का जो लेवल है अच्छा रहने वाला है। बहुत जो है साल बाद जो है आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो अच्छे से पढ़िए। प्रत्येक प्रश्नों को आपको गौर से जो है पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सिलेबस है दोस्तों आपका CDP का ये बहुत ही ज़्यादा है। आपका ये CTET वाला सिलेबस नहीं है, इसे याद रखिएगा। CTET से थोड़ा ज़्यादा इसमें पूछा जाएगा, प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, विद्यालय में सर्वोत्तम अभिप्रेरक है। बताइए दोस्तों, कक्षा शिक्षक, प्रधान अध्यापक, सहपाठी या विषय शिक्षक। विद्यालय में जो सर्वोत्तम अभिप्रेरक होता है, जो मोटिवेशन प्रदान करता है, वो कौन होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो होता है दोस्तों आपका विषय शिक्षक, जो विषय का ज्ञाता हो अपने, जैसे साइंस है, मैथ्स है, सोशल साइंस है, तो ये जो है अपने विषय में ज्ञाता होते हैं। तो ये अच्छे जो है विद्यार्थी को अभिप्रेरक कर सकते हैं, मोटिवेट जो है दे सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, बच्चों के निष्पादन को प्रभावित करने वाला पाठशाला से संबंधित सबसे प्रमुख कारक है। पाठ्यक्रम का विकास, शिक्षकों की वेतन में वृद्धि, सतत मूल्यांकन, दृश्य श्रव्य सामग्री। बताइएगा दोस्तों, बच्चों के निष्पादन को प्रभावित करने वाला पाठशाला में से संबंधित सबसे प्रमुख कारक आपके हिसाब से क्या हो सकता है? क्या पाठ्यक्रम का विकास होगा? तो देखिए तो बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षकों के वेतन में वृद्धि, ये तो और भी गलत बता दिया गया इसमें। सतत मूल्यांकन, देखिए कंटिन्यू जो आपका इवैल्यूएशन है ये बिल्कुल सही है आपका यहाँ पर। और दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग एक शिक्षक को करना चाहिए, लेकिन बच्चों के निष्पादन को प्रभावित करने वाला कारक में जो है पाठशाला से संबंधित जो प्रमुख कारक है वो सतत मूल्यांकन आएगा दोस्तों। क्योंकि दृश्य श्रव्य सामग्री का से क्या फ़ायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ, इसकी जानकारी जो है मूल्यांकन से ही होगा। तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। सतत मूल्यांकन दोस्तों मतलब निरंतर मूल्यांकन करते रहना, निरंतर टेस्ट लेते रहना, परीक्षा लेते रहना। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के व्यक्तित्व भेदों का ज्ञान आवश्यक है। शिक्षा के सुधार के लिए, सामूहिक शिक्षण के लिए, विद्यार्थियों के वास्तविकता की जानकारी के लिए। ये ऑप्शन डी है दोस्तों, विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बना सके, इसके लिए। बताइए दोस्तों, एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के व्यक्तित्व भेदों का ज्ञान आवश्यक क्यों है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बना सके। अब देखिए एक शिक्षक को जरूरी है कि प्रत्येक विद्यार्थी के धर्म, जाति, संस्कृति से अवगत रहे, व्यक्तिगत जो भेद हैं उसे वो पहचाने, ताकि वो जो है अपना विद्यार्थी को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप ही शिक्षा प्रदान कर सके। तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर। चौथा प्रश्न देखिए, निम्न में से किस जोड़ी का सही सहसंबंध नहीं है दोस्तों? फ्रोबेल दिया है खेल खेल में, मारिया मोंटेसरी अलग सोच, केलर दिया है सहायक शिक्षण, गांधी जी दिया है प्रदूषित हाथ। बताइए कौन सा जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों आपका फ्रोबेल ये बिल्कुल सही है, आपका जो है मारिया मोंटेसरी जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है ये भी सही है, आपका गांधी जी प्रदूषित हाथ ये भी सही है। ये जो है आपको सुमेलित नहीं है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। केलर जो है सहायक शिक्षण सामग्री से संबंधित नहीं है दोस्तों, ये एक लेखक हैं, याद रखिएगा, लेखक हैं, साथ ही साथ राजकीय वर्कर हैं एवं निरूपण का कार्य करते हैं, निरूपण है। तो ये केलर एक लेखक है, आप इसे याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, एक बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और शारीरिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी दोस्तों। देखिए मैं आपको फार्मूला बता देता हूं दोस्तों, आप कमेंट में बताइएगा इसका आंसर आप सभी कि क्या आएगा। देखिए आपका जो फार्मूला होता है वो होता है दोस्तों मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई जो है 100।
ये जो है इसका फार्मूला है, इस पर आपको मान को रखना है, मानसिक आयु, शारीरिक या वास्तविक आयु और इंटू जो है 100। आप जो है सभी दोस्त जो है जो वीडियो देख रहे हैं वो इसका आंसर बताइएगा, क्या ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या डी रहेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, आपको हिंट दे दूं कि 15 वर्ष उसकी मानसिक आयु है और वास्तविक 12 है, मतलब वो अपने वास्तविक आयु से अच्छा कार्य कर रहा है। तो बुद्धि लब्धि दोस्तों ज़्यादा ही रहने वाली है, 105 हो सकता है, 125 हो सकता है या 150 हो सकता है, 80 बिल्कुल नहीं होगा, आपको पता ही होगा। आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा सभी। चलिए 6वां प्रश्न देखते हैं। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित है सीखने वाला, पाठ्यक्रम, शिक्षण के उद्देश्य या उपरोक्त सभी। बताइएगा, मूल्यांकन जो कि एक निरंतर प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, उसमें क्या क्या जो है सम्मिलित होता है। तो देखिए इसमें सम्मिलित होता है दोस्तों लर्नर, सीखने वाला होता है विद्यार्थी, शिक्षार्थी जिसे हम बोलते हैं, करिकुलम होता है पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या, टीचिंग जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं शिक्षण के उद्देश्य, मतलब उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी दोस्तों सही उत्तर है इसका। आपके दोस्तों ये जो CDP कराया जा रहा है, ये आपके वैकेंसी जो आपका शिक्षक भर्ती होगा उसमें भी ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि झारखंड TT एग्ज़ाम जो है CTET की सिलेबस पर नहीं है, ये व्यापक स्तर पर जो है इसका जो है सिलेबस है। कहीं से भी प्रश्न पूछा जाएगा लेकिन टॉपिक से ही आएगा, मूल्यांकन से आएगा, बुद्धि लब्धि से आएगा, इन सभी टॉपिक से एक एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, जो भी तैयारी कर रहे हैं झारखंड TET एग्ज़ाम की। विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास महत्वपूर्ण होता है, आप इस विकास के लिए क्या करना चाहेंगे। नैतिक मूल्यों से संबंधित कार्यों द्वारा उत्साहवर्धन, व्याख्यान का आयोजन, नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानियों का प्रदर्शन या स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना। बताइएगा सही उत्तर क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो विद्यार्थी हैं उनमें नैतिक मूल्य के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों कि स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। आप एक शिक्षक होने के नाते, अगर आप एक शिक्षक हैं और आप अपने आप को एक आदर्श शिक्षक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, आपको पहनावा, आपकी बोलचाल बिल्कुल सही है, तो विद्यार्थी उसी से सीखते हैं सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए, निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए दोस्तों। एक विद्वान का अपना विषय तैयार करने और कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है। अनुभवी अध्यापकों के लिए आवश्यक नहीं है कि वे कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी करें। तीसरा है दोस्तों, अध्यापक के अनुभव अथवा विद्वता का विचार किए बिना प्रत्येक अध्यापक को हर बार कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी की आवश्यकता है। एक कुशल अध्यापक बिना तैयारी के कक्षा में काम चला सकता है। बताइए सही उत्तर आपके हिसाब से क्या रहेगा दोस्तों, कौन सा कथन आपको सही लग रहा है। तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अध्यापक के अनुभव तथा विद्वता का विचार किए बिना प्रत्येक अध्यापक को हर बार कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी करना आवश्यक है दोस्तों। देखिए कितने भी विद्वान हो, कितने भी अनुभवी हो, अपने जो आप विषय पर जो हैं या जो भी विषय का प्रकरण है, टॉपिक है, उसे एक बार पढ़कर आपको जाना है कक्षा में पढ़ाने जाने से पूर्व। तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 9वां प्रश्न है आपका, समावेशित शिक्षा से अभिप्राय है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा, अपंग एवं सामान्य बच्चों की एक साथ शिक्षा, बहुकोटि विन्यास द्वारा शिक्षा या अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा। अब बताइए दोस्तों समावेशित शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या रह जाएगा, क्या होगा, बहुकोटि विन्यास द्वारा शिक्षा। समावेशी शिक्षा में दोस्तों आपके विशेष आवश्यकता वाले बालक, सामान्य बालक बिल्कुल एक साथ पढ़ते हैं। इसमें बिना भेदभाव की जो है शिक्षा दिया जाता है। इसमें अलग अलग करने के बाद मतलब व्यक्तिगत मतभेद को जो है स्वीकार किया जाता है दोस्तों। सभी की संस्कृति, सभी के धर्म, सभी की इसमें सम्मान दिया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है दोस्तों, अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं आक्रामक, संगठित, संगत, निम्न उपलब्धि वाले। बताइए दोस्तों अधिगम जो विकलांग बच्चे हैं अधिकतर होंगे, जो सीखने के मतलब सीख नहीं सकते, वो कैसे बालक होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, निम्न उपलब्धि वाले। जैसे इनका बुद्धि लब्धि जो IQ लेवल है ये होगा लगभग 70 के आसपास, क्योंकि ये सीखने से ही संबंधित जो है इनको मतलब सीखने में कमज़ोर है ये, तो इनका बुद्धि लब्धि कम होगा, निम्न बुद्धि उपलब्धि वाले होंगे दोस्तों। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा।
देखिए इससे संबंधित कुछ बातें हैं। कुछ छात्र पढ़ने, लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी करने, गणित एवं तर्क शक्ति को समझने आदि में अशक्त अथवा कमजोर होते हैं। इस प्रकार की असक्तता को ही अधिगम विकलांगता कहा जाता है। इस प्रकार के छात्रों में निम्नलिखित प्रकार की समस्याएं देखी जाती है। क्या क्या है दोस्तों? शब्दों एवं ध्वनि के बीच साम्य स्थापित करने में इनको कठिनाई होती है। सदैव मलिन रहना, गृह कार्यों को विलंब से करना, कक्षा में देरी से आना, यह इनकी विशेषता है दोस्तों। पढ़ते समय शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देना, मन उचाट रहना, समय सारणी के अनुसार कार्य न कर पाना आदि इनकी समस्याएं होती है। ये जो है मंदबुद्धि या निम्न उपलब्धि वाले बालक की विशेषता है, इसे याद रखिएगा। 11वां प्रश्न है, प्रभावी अधिगम हेतु अधिगम कार्य को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? पुरस्कार, रुचिकर, अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्तर के अनुरूप या अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्तर से कम। बताइए दोस्तों, जो प्रभावी अधिगम है, इफेक्टिव जो लर्निंग है या एफिशिएंट लर्निंग है, वो कैसा होना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, ये होना चाहिए अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्तर के अनुरूप। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जितना एक परिपक्वता होती है, अगर आप जिस परिपक्वता के स्तर पर हैं उसी स्तर पर आप जो है अधिगम कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 12वां प्रश्न है, शरीर का विकास उसके अंगों, इंद्रियों तथा शक्तियों का विकास का होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो बालक की आंतरिक क्षमताओं का स्वच्छंद विकास करना चाहिए। बालक को जीना सीखना शिक्षक का कार्य यही है। तो दोस्तों यह कथन किसका है? हमें बताना है। रूसो का, महात्मा गांधी का, रविन्द्रनाथ टैगोर का या फ्रोबेल का? सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों, ये जो उपरोक्त कथन है ये किसने कहा है? ये कहा है दोस्तों फ्रोबेल ने। आपके झारखंड टीटी एग्ज़ाम में हो या वैकेंसी में है आपको सीधा शिक्षक भर्ती में, तो उसमें आपको जो है कुछ कुछ परिभाषा या कथन दिया जाता है और पूछा जाता है कि किस वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक ने दिया है। दोस्तों आप इन जो टॉपिक हैं ऐसे बहुत सारे आपको जो है याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिना याद के नहीं हो सकता। आपको किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से इसे आपको याद करना पड़ेगा। देखिए 13वां नंबर प्रश्न है, प्रतिभा संपन्न बालकों की नकारात्मक विशेषता है प्रतिस्पर्धा रखने की प्रवृत्ति, जोखिम लेने की प्रवृत्ति, उपलब्धि उन्मुख, ये कभी कभी अधीर तथा ध्यान केंद्रित न करना। बताइए दोस्तों, जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनकी नकारात्मक विशेषता क्या होती है? आपको बताना है नकारात्मक विशेषता दोस्तों। तो नकारात्मक विशेषता हो जाती है दोस्तों ऑप्शन डी। देखिए जल्दबाजी में वो अधीर हो जाते हैं और किसी जो मुख्य बात है उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि हम तो प्रतिभा संपन्न बालक हैं, हमसे गलती नहीं हो सकती। तो इस जो है जल्दबाजी में वो अधीर जो है रहते हैं और ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 14 नंबर प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण होता है मानकीकृत परीक्षण से, बुद्धि परीक्षण से, निदानात्मक परीक्षण से या वस्तुनिष्ठ परीक्षण से? बताइएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आप सभी कमेंट में जरूर बताया करें दोस्तों कि आपने कितना सही किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों निदानात्मक परीक्षण से। अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण होता है निदानात्मक परीक्षण से। दोस्तों निदान करना मतलब होता है समस्या की पहचान करना और उपचार करना है मतलब उसका इलाज करना, इसे याद रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है। देखिए दोस्तों बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया है, इसे याद रखिएगा। देखिए निम्न में से बहुबुद्धि का प्रकार कौन सा नहीं है? तो देखिए भाषाई बुद्धि रहता है प्रकार, ये है। स्थानिक बुद्धि भी है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि भी है। विश्लेषण जो एनालाइज बुद्धि ये नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कौन कौन सी बुद्धि होती है दोस्तों? तो कुल जो है 8 प्रकार के आपके इसमें बुद्धि की बात कही गई है। 9वां भी है दोस्तों, वो बाद में जोड़ा गया है, लेकिन आपके जो NCERT है, SCERT है, इसमें 8 बुद्धि के ही बताया गया है। तो इसमें आपका है, एक है दोस्तों पहला आपका संगीत बुद्धि, जो संगीत में अच्छा होगा दोस्तों। शरीर गतिमानी बुद्धि, इसमें खिलाड़ी आते हैं दोस्तों, इसे याद रखिएगा। आपका तीसरा है दोस्तों भाषाई बुद्धि, इसमें लेखक आते हैं, कवि आते हैं। एक होता है प्राकृतिक बुद्धि दोस्तों, जो प्रकृति से जुड़े होते हैं, ये इसमें आते हैं।
तार्किक बुद्धि जो गणित तर्क करने में अच्छे होते हैं। स्थानिक बुद्धि जो स्थान की जानकारी रखते हैं कि कौन से स्थान कहाँ पर उसका मतलब महत्व है। जैसे मूर्तिकार मूर्ति के हर अंगों को पहचान कर सकता है और जानता है कि कहाँ पर क्या होना है। अंतराव्यक्तिक जो खुद को अच्छी तरह से जानता है। अंतर्वैयक्तिक जो दूसरों को अच्छी तरह से जानता है। तो ये जो है दोस्तों बुद्धि के प्रकार हैं, कुल 8। इसे आप याद रखिएगा। देखिए 16 नंबर प्रश्न, वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है कहलाते हैं प्रतिभाशाली, सामान्य, अधिगम, अपंगता युक्त, मंदित बालक। सही उत्तर बताइएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इनकी मानसिक आयु जो है उनकी वास्तविक आयु से कम है, तो ये मंदित बालक कहलाएंगे दोस्तों। ये निम्न उपलब्धि वाले बालक होंगे। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगर ज़्यादा रहता तो प्रतिभाशाली होता दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न देखिए, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त है। व्याख्यान प्रदर्शन, भूमिका अभिनय, चर्चा सत्र, खोज अधिगम। बताइएगा उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशल का विकास करने में क्या सर्वाधिक उपयुक्त है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इंक्वायरी जो लर्निंग है, खोज अधिगम है, ये उपयुक्त है सबसे ज़्यादा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, अगर शिक्षक बच्चों को कक्षा से बाहर मिट्टी में खेलता पाता है तो क्या करें। बच्चों को समझाकर अपनी पाठ्य योजना के उद्देश्यों को पूरा करें, एक नए उद्देश्यों के साथ उस पल को यादगार बनाएं। सी है दोस्तों, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार खेलने दें, बच्चों को अनुशासन सिखाएं। बताइएगा सही उत्तर क्या रहेगा अगर शिक्षक बच्चों को कक्षा से बाहर मिट्टी में खेलता पाता है तो देखिए दोस्तों, इसके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक नए उद्देश्य के साथ उस पल को यादगार बनाएं। एक नए उद्देश्य के साथ दोस्तों, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 19 नंबर प्रश्न, आर्किमिडीज ने अपनी समस्या का हल तब पाया जब वह अपनी स्नान टब में था। यह सृजनात्मकता की प्रक्रिया के किस सोपान के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो देखिए, तैयारी दिया है, उद्भवन दिया है, प्रदीपन दिया है, सत्यापन दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इंक्यूबेशन, उद्भवन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जो सृजनात्मकता है दोस्तों, इसकी प्रक्रिया के चरण है 4। क्या क्या आता है इसमें। तो पहला आता है दोस्तों इसमें तैयारी, आपका तैयारी इसमें पहले आता है। फिर आता है उद्भवन, उद्भवन आता है। उसके बाद आता है दोस्तों तीसरा में आपका प्रेरणा, और चौथा में आता है दोस्तों पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति इसे याद रखिएगा। क्या क्या है दोस्तों, पहला तैयारी, फिर उद्भवन, प्रेरणा और पुनरावृत्ति, 4 है। 20 नंबर प्रश्न है, पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह मुख्य विशेषता किस अधिगम उपागम की है दोस्तों। जो पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, उसको सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है उसकी। तो यह मुख्य विशेषता किस अधिगम उपागम की है। व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, मानवतावादी या वैज्ञानिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए, बिहेवियर। जो व्यवहारवादी है दोस्तों, इसमें जो है पुरस्कार के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये जो अधिगम उपागम है ये व्यवहारवादी के अंतर्गत आता है। ये व्यवहारवादी में जो है दोस्तों आपको पता ही होगा, उद्दीपक शामिल होता है कि उद्दीपक अगर कोई भी रख दिया जाए, प्रदान किया जाए तो प्रतिक्रिया आता है। जैसे थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, पावलोव ने कुत्तों पर। एक उद्दीपक दिया गया जैसे भोजन और घंटी बजाकर, तो उसमें जो है प्रतिक्रिया व्यक्त हुआ। ये जो है व्यवहारवादी में आता है। देखिए अगला प्रश्न 21 नंबर, बालक विशिष्ट वस्तुओं के लिए नवीन शब्द प्रायः निम्न विधि से सीखते हैं। अनुकरण, अनुबंधन प्रक्रिया, अंतर्दृष्टि या सूझ, प्रयत्न एवं भूल। बताइए बालक विशिष्ट वस्तुओं के लिए नवीन शब्द वो कैसे सीखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुकरण के माध्यम से। इसे याद रखिएगा, सिंपल सा इसका आंसर है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दूसरों से नकल करके सीखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों में विद्यार्थी चयनित विषय वस्तु का ही अध्ययन करते हैं, पूर्ण रूप से विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, कम थकान एवं अनुभव करते हैं, लेखन शैली एवं भाषा से या भाषा में प्रभावित करते हैं। तो देखिए दोस्तों,
वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो परीक्षण होता है उसमें विद्यार्थी जो है पूर्ण रूप से अध्ययन करता है, क्योंकि आपको पता ही है वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं उसके लिए आपको जो है गहन अध्ययन आवश्यक है। आप गहन अध्ययन के बिना जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को हल करने आपको मुश्किल जा सकता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शारीरिक विकास का क्षेत्र है दोस्तों स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या अंतःस्रावी ग्रंथि, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा शारीरिक विकास का क्षेत्र दोस्तों उपरोक्त सभी होगा। जो शारीरिक वृद्धि है उसमें स्नायु मंडल आता है, आपका नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र है, आपका मांसपेशी की वृद्धि है और अंतःस्रावी ग्रंथि है, एंडोक्राइन ग्लैंड, इसे याद रखिएगा। सोच की प्रक्रिया जिसमें विचारों की उत्पत्ति या नए एवं मौलिक और लाभप्रद विचार समाहित हो कहा जाता है दोस्तों। इसे क्या कहते हैं दोस्तों हम? जिसमें नए विचार हों, मौलिक हों, लाभप्रद विचार हों, तो इसे हम कहते हैं दोस्तों रचनात्मकता या सृजनात्मकता। आपको पता ही होगा, ऑप्शन ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नवाचार ऐसे हम तो आपका सीडीपी में दोस्तों याद रखिए सृजनात्मकता ही शब्द कहा जाता है, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, बुद्धिमत्ता ये जो है ऐसा नहीं कहा जाता। 25 नंबर प्रश्न देखिए, पाठशाला आधारित मूल्यांकन की विशेषता है एक ही समय में सभी के लिए एक ही कार्य का समायोजन, शिक्षक के लिए प्रतिक्रिया कम या नहीं, शिक्षण व सीखने में सुधार कमी, उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या रहेगा? पाठशाला आधारित मूल्यांकन की विशेषता आपके हिसाब से क्या हो सकती है? तो देखिए पाठशाला जो आधारित मूल्यांकन है उसमें सतत मूल्यांकन आता है दोस्तों और व्यापक मूल्यांकन। तो इसकी विशेषता यही है कि एक ही समय में सभी के लिए एक ही कार्य का समायोजन का होना, मतलब सभी के लिए एक ही प्रश्न होना, सभी के लिए एक ही दंड होना। लेकिन दंड दोस्तों याद रखा शारीरिक नहीं होना चाहिए, ना मानसिक नहीं होना चाहिए, सिंपल सा दंड जिसमें पढ़ाई जो है आपका आगे बढ़े। एक विद्यार्थी को आप ऐसे दंड दें जिससे वो सीखे, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए, बालक अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा अपनी स्वयं की समझ का निर्माण कर लेता है, यह कथन किसने दिया है? स्किनर ने, पावलोव ने, पियाजे ने, बट ने। देखिए वातावरण के साथ अंतःक्रिया से स्वयं समझ का निर्माण कर लेता है। मैंने आपको बताया था दोस्तों जीन पियाजे ने जो है छोटे बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा है, तो फिर से जो है अपनी समझ का निर्माण करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पियाजे, जीन पियाजे। बताइएगा दोस्तों जीन पियाजे जी का जन्म कब हुआ था? कमेंट में सभी बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न है, अधिगम का परिणाम है दोस्तों मस्तिष्क में नवीन ज्ञान का संचय, अधिक सूचनाएं प्राप्त करना, पूर्व अनुभवों का उपयोग करने की उपयोगिता, या डी है दोस्तों रूपांतरण एवं विकास। बताइए अधिगम का जो परिणाम है वो क्या होता है? तो देखिए दोस्तों हमें पता है अधिगम किसे कहते हैं। अधिगम इसे कहते हैं दोस्तों जिसमें व्यवहार में परिवर्तन होता है और व्यवहार जुड़ते जाते हैं। तो देखिए मॉडिफिकेशन एंड डेवलपमेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही सीखना कहलाता है दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न है, अन्य बालकों की विभिन्नताओं के मुख्य कारणों को प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, पर्यावरण संबंधी उद्दीपन की विभिन्नताओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यह जो कथन है वो किसने दिया है? मॉर्स एम विंगे, गैरिसन व अन्य, क्रो एम क्रो, स्किनर। बताइएगा ये जो कथन है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन है दोस्तों गैरिसन व अन्य द्वारा दिया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। देखिए इसमें गैरिसन व अन्य के अनुसार अन्य बालकों की विभिन्नताओं के मुख्य कारणों को प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, पर्यावरण संबंधी उद्दीपन की विभिन्नताओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पक्ष सम्मिलित हो सकता है जिसे मापा जा सके। अतः स्पष्ट है कि व्यक्तिगत विभिन्नता व उन सभी क्षमताओं तथा लक्षणों आदि संबंधित है जिनसे व्यक्तित्व का विकास व निर्माण होता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, एक बालक को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? उसके गर्व एवं आत्मसम्मान की भावना को जांचना, उसके पास पूर्व से उपस्थित प्रेरकों को सही दिशा देना, उसे असफलता अथवा दंड के द्वारा डराना, ये ऑप्शन डी है दोस्तों उसे प्रशंसा के द्वारा लभाना या लुभाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उसके पास जो पूर्व से प्रेरक है दोस्तों उसे सही दिशा प्रदान करना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपको अगर उसे अभिप्रेरित करना है तब।
जो भी पहले से उसके पास प्रेरक है उसको आपको एक सही दिशा प्रदान करना है ताकि सही दिशा में वो आगे बढ़ सके और उसका समुचित उपयोग कर सके। देखिए दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, विद्यार्थियों में समस्या समाधान के पोषण का महत्वपूर्ण तरीका क्या हो सकता है? विमर्शक अभिवृत्ति निर्माण को उत्प्रेरित करना, उन समस्याओं पर बल देना जो उसके लिए वास्तविक है, औपचारिक तर्कना तकनीक का प्रशिक्षण देना, या सर्वमान्य उत्तर देने या स्वीकार करने से इनकार करना। बताइएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? विद्यार्थियों में समस्या समाधान के पोषण का महत्वपूर्ण तरीका क्या हो सकता है? तो देखिए, हो सकता है दोस्तों उन समस्याओं पर बल देना जो उसके लिए वास्तविक है, जो वास्तविक समस्याएं दोस्तों उस पर बल देना। देखिए, समस्या समाधान जो है एक प्रतिभाशाली बालक के लिए बहुत ही आसान होता है और खासकर जो सामान्य बालक भी होते हैं वो भी समस्या आने पर दोस्तों समस्या के समाधान के लिए जो है उनका चिंतन थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। तो जो वास्तविक समस्या है दोस्तों उस पर जो है बल दिया जाता है ताकि वह समस्या का समाधान कर सके। ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने देखा 30 महत्वपूर्ण प्रश्न सीडीपी का। और भी प्रश्न लाएंगे दोस्तों आपका सामाजिक विज्ञान से, आपके विज्ञान से, आपके हिंदी से और आपके जीके जीएस से। ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, जितने भी वीडियो अपलोड है दोस्तों इस चैनल पर प्ले लिस्ट पर जाकर देख लीजिए और सभी वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि हम लगभग 1-2 दिन में या प्रतिदिन जो है दोस्तों आपको 30 प्रश्न कराएंगे आपका सीडीपी से और एसएसटी जो है आपका साइंस है उससे भी। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।